नमस्कार, संसद समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। सबसे पहले समाचार लोकसभा से। लोकसभा में सोमवार को मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों के नारेबाजी और कांग्रेस पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के आरोपों के बीच शोर शराबे के कारण शून्यकाल की कार्यवाही बाधित रही। सदन में विधायी कामकाज के तहत कुछ विधेयकों को भी मंजूरी दी गई। सदन में शून्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य निशिकांत दुबे ने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की एक खबर में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के छापों के हवाले से खुलासा किया गया है कि एक पोर्टल को भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए चीनियों ने किस तरह से पैसे दिए और चीन से उस पोर्टल को कैसे पैसे मिले और इस धन का कैसे नक्सलियों और अन्य लोगों तक पहुंचाया गया। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के हंगामे के कारण पीठासीन सभापति किरीट सोलंकी ने बैठक कुछ ही मिनट के भीतर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले 11 बजे सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही विपक्षी सदस्य मणिपुर का मुद्दा उठाने लगे और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा नहीं थमने पर सदन की कार्यवाही 11:03 पर दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद सोमवार को निचले सदन की बैठक में शामिल हुए। सोमवार को उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल करने के संबंध में अधिसूचना लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी कर दी गई। लोकसभा ने सोमवार को शोर शराबे के बीच डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक 2023 को मंजूरी दी, जिसमें डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण और व्यक्तिगत डेटा का संवर्धन करने वाले निकायों पर साधारण और कुछ विशेष मामलों में बाध्यता लागू करने के उपबंध हैं। निचले सदन में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक देश के 140 करोड़ लोगों के डिजिटल वैयक्तिक डेटा की सुरक्षा से संबंधित है। विधेयक के सिद्धांतों के संबंध में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का डाटा, किसी प्लेटफॉर्म या ऐप पर आने वाला डाटा अब कानून के तहत आएगा। उन्होंने बताया कि इसमें प्रावधान किया गया है कि जितना डेटा चाहिए उतना ही लिया जाए और किसी व्यक्ति के निजी डेटा में बदलाव आने पर उसके अनुरूप ही अनुपालन किया जाए। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसके माध्यम से डेटा सुरक्षा की जवाबदेही निर्धारित की गई है। निचले सदन में विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने शोर शराबा किया। मंत्री के जवाब के बाद लोकसभा ने ध्वनिमत से डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक 2023 को मंजूरी दी। निचले सदन में संक्षिप्त चर्चा में हिस्सा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के पीपी चौधरी ने कहा कि विधेयक में सभी विषयों पर बेहतर संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कृष्ण देवरयालू ने कहा कि आज के समय में डेटा काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसे न्यू ऑयल कहा जाता है। ऐसे में विधेयक जरूरी है। शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने कहा कि डेटा सुरक्षा आज सबसे बड़ी चिंता है, लेकिन डेटा सुरक्षा के विषय पर अब तक देश में कोई स्पष्ट कानून नहीं था। ऐसे में इस विधेयक के माध्यम से डेटा सुरक्षा की गारंटी होगी। तेलुगु देशम पार्टी के जयदेव गल्ला ने कहा विधेयक का स्वागत किया, लेकिन डेटा संरक्षण बोर्ड ज़्यादातर सरकार के पक्ष में झुका हुआ दिखता है, ऐसा उन्होंने कहा। चर्चा में बीजू जनता दल की शर्मिष्ठा सेठ और भाजपा के संजय सेठ ने भी हिस्सा लिया। डेटा संरक्षण बोर्ड पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि उक्त बोर्ड एक स्वतंत्र निकाय होगा। निचले सदन ने सोमवार को अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक 2023 को पारित किया, जिसमें देश भर के विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को वित्त पोषित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रतिष्ठान स्थापित करने का प्रावधान है। सदन में संक्षिप्त चर्चा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के जवाब के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी मिली। जितेंद्र सिंह ने निचले सदन में संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि विधेयक मानव संसाधन और वित्त पोषण का लोकतंत्रीकरण करने के लिए बेहतर प्रयास है। उन्होंने कहा कि यह संस्था ने राज्यों के स्तर पर विश्वविद्यालयों के बीच स्पर्धा को प्रोत्साहित करेगा ताकि उन्हें निधि प्राप्त हो सके। इस स्पर्धा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान शामिल नहीं होंगे। विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा की शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जगदम्बिका पाल ने कहा कि इस विधेयक से भविष्य की चुनौतियों को निपटा जा सकेगा। वहीं वाईएसआर कांग्रेस के टी रंगैया ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि यह प्रतिष्ठान बनने से अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में भारत को ताकत मिलेगी। भाजपा के जयंत सिन्हा ने कहा कि यह विधेयक मानव विकास, विश्वविद्यालयों के विकास और भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी के मलूक नागर, शिरोमणि अकाली दल एम के सिमरनजीत सिंह मान ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले प्रतिष्ठान के प्रशासनिक बोर्ड की संरचना का भी उल्लेख किया गया। लोकसभा ने सोमवार को फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 को भी मंजूरी दी, जिसमें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में फार्मेसी अधिनियम 1948 में संशोधन का प्रस्ताव है।
लोकसभा में विधेयक पर चर्चा एवं पारित करने के लिए प्रस्ताव रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को लागू किया गया और इसके परिणामस्वरूप पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य में लागू अनेक कानून निरस्त हो गए। इनमें जम्मू कश्मीर फार्मेसी कानून संवत 2011 यानी 1955 भी शामिल है, जो कि राज्य में फार्मेसी व्यवसाय का विनियमन कर रहा था। उन्होंने कहा कि इसके बाद जम्मू कश्मीर फार्मेसी परिषद का पुनर्गठन किया गया और केंद्र शासित प्रदेश में फार्मेसी अधिनियम 1948 अपनाया गया। मंत्री ने कहा कि इसी क्रम में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में 1948 के फार्मेसी कानून में संशोधन की आवश्यकता हुई। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार जम्मू कश्मीर में किसानों, मजदूरों और युवाओं को रोजगार देने के लिए काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री के जवाब के बाद निचले सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी दे दी। विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के ढाल सिंह बिसेन ने कहा कि विधेयक जम्मू कश्मीर के फार्मेसी समुदाय के हित में है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के संजीव कुमार ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। लोकसभा ने सोमवार को मध्यस्थता विधेयक 2023 को भी मंजूरी दी, जिसके साथ विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा ने पिछले सप्ताह चर्चा के बाद सरकार द्वारा लाए गए विभिन्न संशोधनों के साथ उक्त विधेयक को मंजूरी दी। इसमें मध्यस्थता की प्रक्रिया को सुगम बनाने तथा अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में भारतीय मध्यस्थता परिषद स्थापित करने का प्रावधान है। लोकसभा में विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारतीय परंपरा में ग्राम पंचायतें मध्यस्थता की भूमिका निभाती हैं, किंतु बाद में पंचायतों की भूमिका कम होने लगी और लोग अदालतों की प्रक्रिया में उलझ गए। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता की प्रक्रिया को लचीली और स्वैच्छिक प्रक्रिया बनाया जाना चाहिए। ये किफ़ायती प्रक्रिया है और इसमें धन के साथ समय भी कम लगेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में करीब 70,000 और उच्च न्यायालय में 60 लाख से अधिक मुकदमे लंबित हैं। उन्होंने कहा कि निचली अदालत में 4 करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि लंबित मुकदमों को कम किया जाए। मंत्री ने कहा कि इस विधेयक से लंबित मुकदमों को कम करने में मदद मिलेगी। विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी दे दी। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा में हिस्सा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के सुभाष बहेरिया ने कहा कि हमारी पुरातन परंपरा रही है कि गांव में विवाद होने पर लोग आपस में बैठकर निपटारा करते थे। उन्होंने कहा कि अब इस विधेयक के माध्यम से ऐसी व्यवस्था को कानूनी स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए वाईएसआर कांग्रेस के एन रेड्डप्पा ने कहा कि देश की अदालतों में काफ़ी संख्या में मामले लंबित हैं, जिनकी संख्या 4.44 करोड़ है। रेड्डप्पा ने कहा कि इतनी अधिक संख्या में मामलों का निपटारा करने में मध्यस्थता काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बहुजन समाज पार्टी के मल्लुक नागर ने कहा कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि अदालतों में लंबित मामले कम हों। भाजपा के वीरेंद्र सिंह ने कहा कि कानून के बनने से आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। लोकसभा ने सोमवार को तटीय जलकृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दी। इसमें तटीय जलकृषि कानून के दायरे का विस्तार करने, कारावास के प्रावधानों को हटाने और पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांतों से समझौता किए बिना नियामक अनुपालन शर्तों को आसान बनाने का प्रावधान किया गया है। सदन में इस विधेयक पर चर्चा और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। चर्चा का जवाब देते हुए पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि स्थायी समिति ने इस विधेयक पर गहन चर्चा की, बहुत सारे लोगों से बात की गई और 56 संशोधनों का सुझाव दिया गया। उन्होंने कहा कि समिति द्वारा सुझाए गए 56 संशोधनों में से 45 को स्वीकार किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के पीपी चौधरी ने कहा कि इस विधेयक से तटीय राज्यों को बहुत फायदा होगा। भाजपा के ही राजेश भाई चुडासमा, मनोज तिवारी और कुछ अन्य सदस्यों ने विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लिया। और अब समाचार राज्यसभा से। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक को संसद की आज मंजूरी मिल गई। राज्यसभा में 102 के मुकाबले 131 मतों के अंतर से यह विधेयक आज पारित हो गया। इससे पहले राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा बिल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 प्रस्तुत किया। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने इसे असंवैधानिक करार दिया। 26 पार्टियों वाले विपक्षी गठबंधन की ओर से विधेयक का विरोध किया गया। पक्ष और विपक्ष की नज़र राज्यसभा में मूल रूप से ओडिशा के बीजू जनता दल और आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कांग्रेस के रुख की ओर थी। दोनों दलों ने विधेयक का राज्यसभा में समर्थन किया। गत मई महीने में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश 2023 जारी किया था,
जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का कोई प्रभाव नहीं रह गया था जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रशासन में सेवाओं का नियंत्रण का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया गया था। ये विधेयक दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के संबंध में संसद के बरास्ते कानून के रूप में स्थापित होगा। दिल्ली से जुड़ा ये विधेयक गत गुरुवार को लोकसभा में पारित हो चुका है। राज्यसभा में भोजनावकाश के बाद विधेयक को उच्च सदन में विचार के लिए रखा गया, जिस पर 6 घंटे बहस का समय सभापति जगदीप धनखड़ ने मुकर्रर किया। विधेयक पर सबसे पहले राज्यसभा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने चर्चा की शुरुआत की। दिल्ली सेवा विधेयक पर कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया कि भाजपा का दृष्टिकोण किसी भी तरह से दिल्ली में सत्ता को नियंत्रण करने का है। प्रस्तावित विधेयक पूरी तरह असंवैधानिक है, ये मौलिक रूप से अलोकतांत्रिक है, दिल्ली के लोगों की आवाज़ और आकांक्षाओं पर एक प्रत्यक्ष हमला है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि प्रस्तुत किया गया विधेयक संघवाद के सभी सिद्धांतों, सिविल सेवा जवाबदेही के सभी मानदंडों और विधानसभा आधारित लोकतंत्र के सभी मॉडलों का उल्लंघन करता है। अभिषेक मनु सिंघवी के बाद भाजपा की ओर से विधेयक के पक्ष में विमर्श करने का मौका मिला सांसद सुधांशु त्रिवेदी को। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, क्या शिद्दत है कि जिस पार्टी ने गुजरात में कांग्रेस के वोट को हाफ कर दिया, पंजाब में सत्ता से साफ कर दिया और दिल्ली में ऑफ कर दिया, उस पार्टी का समर्थन करने के लिए इस तरह से कांग्रेस खड़ी है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अभिषेक मनु सिंघवी ने बार बार सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का जिक्र किया, जबकि 105 पन्नों के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी यह नहीं कहा कि दिल्ली का शासन प्रशासन चलाने के लिए केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उद्धृत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पैराग्राफ 86, 95 और 164F में कहा गया है कि दिल्ली के लिए कानून बनाने का पूरा अधिकार संसद के पास है। उन्होंने कहा कि पूछा जा रहा है कि अध्यादेश लाने की जल्दी क्या थी। उन्होंने कहा कि पता होना चाहिए कि अध्यादेश लाकर मुख्यमंत्री को नहीं रोका जाता तो सतर्कता विभाग में इनके घपले घोटालों की सारी फाइलें गायब कर दी जाती। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस तेजी से सतर्कता विभाग के सचिव उप सचिव को नहीं सुनने की सलाह दी गई, देर रात को ऑफिस खुलवाकर फाइलें इधर उधर करने की कोशिश की गई। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो सादगी का परिचय देकर राजनीति में आए थे, आज अपने लिए शीश महल बनवा रहे हैं। जनता का करोड़ों रुपए शीश महल पर खर्च किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की ओर से राघव चड्ढा ने कहा कि इससे ज़्यादा असंवैधानिक गैर कानूनी विधेयक शायद ही अब तक संसद में लाया गया हो। राघव चड्ढा ने कहा कि हम न्याय की गुहार लगाने आए हैं, अपने हक से ज़्यादा मांगने नहीं आए हैं। ये विधेयक एक राजनीतिक धोखा है। उन्होंने इसे संवैधानिक पाप बताया और कहा कि ये दिल्ली में एक प्रशासनिक गतिरोध खड़ा कर देगा। तृणमूल से सुखेंद्र शेखर रॉय, डीएमके से तिरुचि शिवा, बीजेपी से सस्मित पात्रा, वाईएसआर कांग्रेस से विजय साई रेड्डी, भाजपा से राधा मोहन अग्रवाल सहित 2 दर्जन से ज़्यादा सांसदों ने राज्यसभा में विधेयक पर अपने विचार व्यक्त किए। विधेयक पर चर्चा हुई और उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से हुए बहस पर अमित शाह ने अपनी बात रखी। गृहमंत्री अमित शाह ने इस बिल का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि दिल्ली में सुचारू रूप से भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो। विधेयक में प्रावधान पहले से है और पहले जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में इंच मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कई बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो दिल्ली में भाजपा की सरकार थी, कई बार केंद्र में भाजपा की सरकार थी तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कभी झगड़ा नहीं हुआ। उस समय इसी व्यवस्था से निर्णय होते रहे और किसी भी मुख्यमंत्री को दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने विपक्ष के उन आरोपों पर निशाना साधा जिसमें कई सदस्यों द्वारा बताया गया कि केंद्र को शक्ति हाथ में लेनी है, इसलिए ये विधेयक लाया गया है। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि हमें शक्ति लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 130 करोड़ की जनता ने हमें शक्ति दी है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक शक्ति को केंद्र के हाथ में शक्ति लेने के लिए नहीं है, बल्कि केंद्र को दी हुई शक्ति पर दिल्ली यूनियन टेरिटरी के सरकार द्वारा अतिक्रमण जो किया जाता है उसको रोकने के लिए है। उन्होंने कहा कि वैधानिक रूप से उस हमले को रोकने के लिए विधेयक है, इसलिए ये लाया गया है। अमित शाह ने अपनी बात रखते हुए विपक्षी एकता पर भी प्रहार किया और कहा कि विपक्षी दलों में विरोध है। उन्होंने कहा कि 5 सांसदों ने दावा किया है कि दिल्ली एनसीआर संशोधन विधेयक को उनकी सहमति के बिना चयन समिति को भेजे जाने के प्रस्ताव में उनके नाम का उल्लेख किया गया है। ये प्रस्ताव आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने पेश किया है। राज्यसभा के उपसभापति ने आश्वासन दिया कि इसकी जांच कराई जाएगी।
वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2 सदस्य बीजेपी सांसद सस्मित पात्रा और भाजपा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। अब ये जांच का विषय है कि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कैसे हो गया। बाद में विपक्ष के मत विभाजन की मांग के बाद वोटिंग कराई गई और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक को राज्यसभा में 102 के मुकाबले 131 मतों के अंतर से मंजूरी मिली। इसके बाद जन्म एवं मृत्युकरण पंजीयन संशोधन विधेयक भी राज्यसभा में पारित हो गया। राज्यसभा ने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन के बाद लोगों के पास जो प्रमाण पत्र होगा वो किसी भी तरीके से सुविधाओं को हासिल करने में मददगार होगा और इसमें नौकरी से लेकर अन्य तमाम सेवाएं भी शामिल होंगी। इसे जारी करने के लिए अधिकतम समय 7 दिन रखा गया है। आज संसद के दोनों सदनों में विधायी कार्य संपन्न रहा। अनेक विधेयक पारित किए गए। दिल्ली सरकार से संबंधित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक राज्यसभा से भी पारित हुआ, जिसे लोकसभा से पारित कर दिया गया था। संसद समाचार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।